हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए आज हम लोग पढ़ेंगे सीबीएसई क्लास 12 के राजनीतिक विज्ञान को, जिसमें आज का हमारा चैप्टर है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। चैप्टर 4 टॉपिक है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। इससे पहले चैप्टर 1, 2, 3 को हमने पढ़ा दिया है, और जिसमें शीत युद्ध का दौर और अमेरिकी वर्चस्व के बारे में हम लोग पढ़े थे पिछले वाले चैप्टर में। तो आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के बारे में जानेंगे, जिसमें सीबीएसई क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस को हमने एनसीईआरटी बुक से महत्वपूर्ण पॉइंट को लेकर के आया है इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। 1990 में द्विध्रुवीय व्यवस्था के टूटने के बाद द्विध्रुवीय व्यवस्था क्या थी, तो इससे पहले वाले चैप्टर को आप देखिए, जिसको हम इससे पहले वाले वीडियो को चैप्टर 2 में द्विध्रुवीय व्यवस्था को हमने पढ़ाया है, तो उसको जा कर के देखिए। द्विध्रुवीय व्यवस्था यानी जब द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम में दो देश उभर करके सामने आए थे, दो मजबूत देश अमेरिका और सोवियत रूस। तो इसी को द्विध्रुवीय कहा गया है। तो 1990 में द्विध्रुवीय व्यवस्था के टूटने के बाद जब शीत युद्ध का समाप्ति होता है, तो द्विध्रुवीय व्यवस्था भी टूट जाता है। 1990 में 1990 में शीत युद्ध समाप्त हो जाता है, और उसी समय द्विध्रुवीय व्यवस्था टूट जाता है। तो 1990 में द्विध्रुवीय व्यवस्था के टूटने के बाद अमेरिकी प्रभुत्व को सीमित करने के लिए सत्ता के कुछ वैकल्पिक केंद्र उभर कर सामने आए। तो अमेरिकी जो प्रभुत्व था, अमेरिका का जो वर्चस्व था, पूरे विश्व में जो अमेरिका का दबदबा था, वर्चस्व मतलब वैसा जो अपने अनुसार, वर्चस्व उसको कहते हैं जो अपने अनुसार काम करवा सके और अपना जो है प्रभुत्व सामने किसी दूसरे देश के सामने अपना प्रभुत्व चला सके, तो उसी को बोला जाता है वर्चस्व या प्रभुत्व, यानी अपने ढंग से काम करवाना। तो अमेरिका का प्रभुत्व बढ़ गया था, वर्चस्व उसका बढ़ गया था। तो इसको सीमित करने के लिए 1999 में द्विध्रुवीय व्यवस्था टूटने के बाद अमेरिकी प्रभुत्व को सीमित करने के लिए, जो अमेरिकी प्रभुत्व बढ़ गया था, अमेरिका का प्रभुत्व, अमेरिका का वर्चस्व जो बढ़ा हुआ था, तो उसको सीमित करने के लिए सत्ता के कुछ वैकल्पिक केंद्र उभर कर सामने आए 1990 में। तो यूरोप में यूरोपीय संघ और जो वैकल्पिक सत्ता के जो वैकल्पिक केंद्र सामने उभर करके आए, वो है वैकल्पिक केंद्र कि यूरोप में यूरोपीय संघ और एशिया के दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन। यह जो है अमेरिका का जो वर्चस्व था, जो प्रभुत्व था, उसको कम करने के लिए, सीमित करने के लिए एक वैकल्पिक केंद्र उभर करके आए, यूरोप में यूरोपीय संघ के रूप में और एशिया में दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संघ के रूप में, जिसको आसियान कहा गया है। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का जो संगठन था उसको आसियान कहा गया है। तो उसका उदय एक शक्ति के रूप में हुआ। 1948 में मार्शल योजना के तहत यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना पश्चिमी यूरोप के देशों को आर्थिक मदद के रूप में की गई। यूरोपीय परिषद की स्थापना, यूरोप में जो यूरोपीय संघ आया, यूरोप में यूरोपीय संघ और दक्षिण एशिया में दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का जो संगठन उभर करके आया, जो संगठन का जो उदय हुआ, जिसको आसियान कहते हैं। तो यूरोप में जो यूरोपीय संघ था, यह 27 देशों का, 27 देशों का राजनीतिक एवं आर्थिक, इसमें राजनीतिक और आर्थिक रूप से उभर करके सामने आया, जिसका स्थापना 1957 आया था। राजनीतिक एवं आर्थिक रूप से इस 27 देश इससे जुड़े हुए थे। यूरोप के यूरोपीय संघ के देशों में 27 देश थे। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन, जिसको आसियान कहा गया है, तो एशिया में जो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन हुआ, जिसको आसियान कहा गया है, एसोसिएट ऑफ साउथर्न एशिया नेशन, एक क्षेत्रीय संगठन जो एशिया प्रशांत के, यह एक क्षेत्रीय संगठन था जो एशिया प्रशांत के उपनिवेशी राष्ट्रों के बीच बढ़ते तनाव के बीच राजनीतिक तथा सामाजिक स्थिरता को बढ़ाने के लिए यह आया था। यह संगठन को बनाया गया था, जो बढ़ रहा था उसको स्थिरता को बढ़ाने के लिए।
तो एशिया और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन किया गया था, जिसको आसियान कहा गया है। तो 1948 में मार्शल योजना के तहत, जो मार्शल योजना था, तो ये मार्शल योजना के तहत 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना पश्चिमी यूरोप के देशों को आर्थिक मदद के रूप में की गई थी। यानी जो पश्चिमी यूरोपीय देश थे जिसको आर्थिक मदद की गई थी, तो उसी को मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। यूरोपीय परिषद की स्थापना 1949 में राजनीतिक सहयोग के रूप में यूरोपीय परिषद की स्थापना की गई थी। यूरोपीय परिषद की स्थापना कब की गई थी? 1949 में। तो यूरोपीय परिषद जो 1961 में इसके मूल रूप से स्थापना हुआ था औपचारिक रूप से, और 1961 में इसकी स्थापना अनौपचारिक रूप से हुई थी यूरोपीय परिषद की, और 2009 में इसको औपचारिक रूप से स्थापना की गई थी। तो पूंजीवादी देशों की अर्थव्यवस्था के एकीकरण के लिए 1957 में यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन किया गया। फरवरी 1992 में maastricht संधि के द्वारा यूरोपीय संघ की स्थापना की गई। तो maastricht संधि क्या है? तो maastricht संधि यूरोपीय संघ की एक संधि थी जो इस संधि को 7 फरवरी 1992 में की गई थी। maastricht संधि को 7 फरवरी 1992 में यह यूरोपीय संघ की संधि थी। maastricht संधि क्या थी? यूरोपीय संघ की संधि थी। तो इसको 7 फरवरी 1992 में की गई थी। इस संधि को यूरोपीय संघ का अपना झंडा, अपना गान, स्थापना दिवस और अपनी मुद्रा है। यूरोपीय संघ का आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक तथा सैनिक प्रभाव सबसे जबरदस्त है। तो 2005 में यह दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था जो यूरोपीय संघ था। इसका घरेलू उत्पाद, यानी घरेलू उत्पाद किसको कहते हैं? तो घरेलू उत्पाद जिसको जीडीपी कहते हैं, एक विशिष्ट समय में घरेलू उत्पाद क्या है? तो घरेलू उत्पाद एक विशिष्ट समय में देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी तैयार वस्तुएं, जितना भी तैयार वस्तुएं उत्पादित होती है देश के सीमा के अंदर, तो जितने भी उत्पादित सभी तैयार वस्तुएं और सभी सेवाओं को मौद्रिक मूल्य ही घरेलू उत्पाद है, जिसको जीडीपी कहते हैं। तो घरेलू उत्पाद 12,000 अरब डॉलर से ज़्यादा था, और जो अमेरिका से थोड़ा सा ज़्यादा ही था। यानी 2005 में यह दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। इसका घरेलू उत्पाद 12,000 अरब डॉलर से ज़्यादा था, जो अमेरिका से थोड़ा सा ज़्यादा ही था। तो विश्व व्यापार में इसकी हिस्सेदारी अमेरिका से 3 गुना ज़्यादा था। अमेरिका से विश्व व्यापार में इसकी जो हिस्सेदारी थी 3 गुना ज़्यादा था। यूरोपीय संघ के ब्रिटेन और फ्रांस सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं। तो यूरोपीय संघ के ब्रिटेन और फ्रांस, ऐसे तो यूरोपीय संघ के 5 अस्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य, जिसमें भारत भी एक अस्थायी सदस्य ही है। तो 5 अस्थायी सदस्य को हम जान लेते हैं। 5 सुरक्षा परिषद के जो 5 अस्थायी सदस्य हैं वो है अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, चीन। तो जो अमेरिका, यूरोपीय संघ के ब्रिटेन और फ्रांस भी अस्थायी सदस्य था सुरक्षा परिषद का। तो 1957 में पश्चिमी यूरोप के 6 देश फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग ने पेरिस संधि पर दस्तखत करके यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय का गठन किया 1957 में। 1957 में क्या हुआ कि 1957 में पश्चिमी यूरोप के जो 6 देश थे, 6 देशों ने, जैसे फ्रांस हो गया, पश्चिमी जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग ने, ये सब मिल करके 6 देशों ने पेरिस संधि पर हस्ताक्षर किया और यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय का गठन किया। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। मार्च 1957 में इन्हीं 6 देशों ने रोम की संधि के माध्यम से यूरोपीय आर्थिक समुदाय EEE, यूरोपीय इकोनॉमिक कमिटी जिसको बोला जाता है, और यूरोपीय एटमी ऊर्जा समुदाय यूरेटम का गठन किया गया था 1957 में। इन्हीं 6 देशों ने मिल करके रोम से संधि की थी और इसका गठन किया गया था।
तो जून 1979 में यूरोपीय पार्लियामेंट के गठन के बाद यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने राजनीतिक स्वरूप लेना शुरू कर दिया था। ब्रिटेन और फ्रांस के पास करीब 550 परमाणु हथियार है। ब्रिटेन और फ्रांस के पास करीब 550 परमाणु हथियार है। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर ने ब्रिटेन को यूरोपीय बाजार से अलग रखा। आसियान जो एशिया के दक्षिण पूर्व एशिया देशों का संगठन था, जिसको आसियान बोला जाता है, तो ये जो आसियान है दक्षिण पूर्व एशिया राष्ट्रों का संगठन, जो तीसरी दुनिया के देशों में एकता कायम करने का प्रयास करता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि तीसरी दुनिया के देश क्या है। तीसरी दुनिया किसको बोलते हैं? तो वैसा देश जो न तो कम्युनिस्ट रूस के साथ थे और न ही पश्चिमी पूंजीवाद खेमे के नाटो देशों के साथ थे, यानी गुट निरपेक्ष से भी अलग देश थे। जैसे भारत ही हो गया, तो भारत, मिस्र, युगोस्लाविया, मलेशिया जैसे तमाम विकासशील देश को ही तीसरी दुनिया के देश के नाम से जाना जाता है। तो आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन जो था, तो इसमें जो तीसरी दुनिया के जो देश थे, तो तीसरी दुनिया के देशों में एकता कायम करने का प्रयास करता है। ये आसियान जो एक संगठन था दक्षिणी पूर्व एशिया राष्ट्रों का, तीसरी दुनिया के जितने भी देश थे सभी को एकता कायम करने का प्रयास करता है। और 1967 में दक्षिण पूर्व एशिया के 5 देश जैसे इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड ने मिलकर बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर कर आसियान की स्थापना की। जो आसियान है, आसियान दक्षिण पूर्व एशिया राष्ट्रों का संगठन, तो उसको स्थापना किया इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड जैसे देशों ने मिलकर के बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके आसियान की स्थापना किया 1967 में। 2003 में आसियान ने आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय, आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय की स्थापना की 2003 में। पूरब की ओर चलो, भारत ने 1991 में पूरब की ओर चलो की नीति अपनाई। तो पूरब की ओर चलो की नीति क्या है? तो पूरब की ओर चलो की नीति नरसिम्हा राव, जो पूर्व प्राइम मिनिस्टर थे भारत के, तो पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। पूरब की ओर चलो की नीति की शुरुआत 1991 में की गई थी और इसका लक्ष्य था, पूर्व की ओर चलो नीति का लक्ष्य था कि भारत की व्यापार की दिशा पश्चिमी और भारत के पड़ोसी देशों के से हटाकर उभरते हुए दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों की ओर करना। तो इसी को बोला जाता है पूरब की ओर चलो की नीति। भारत ने जो पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, तो भारत ने 1991 में पूरब की ओर चलो की नीति अपनाई। इसमें पूर्व एशिया के देशों आसियान, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया से उसके आर्थिक संबंधों में बढ़ोतरी हुई। चीन और भारत के बीच 1992 में 33 करोड़ 80 लाख डॉलर का व्यापार था, जो 2006 में बढ़कर 18 अरब हो गया। जो 1992 में 33 करोड़ 80 लाख का जो डॉलर का जो व्यापार था, 2006 में अगर हम देखते हैं तो बढ़ करके 18 अरब हो गया था। और शीत युद्ध के अंत के बाद यूरोपीय संघ आसियान चीन अमेरिकी प्रभुत्व को चुनौती देने वाला सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के रूप में उभर रहे हैं। जो आसियान था वो अमेरिका के प्रभुत्व जो वर्चस्व था उसको चुनौती देने वाले सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के रूप में उभर रहे हैं। अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए बहुत मदद की थी। इसे मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। जो अमेरिका द्वारा अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन में जो मदद किया गया था उसी को मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। तो संसार से 2 ध्रुवीय सत्ता की मुक्ति के साथ ही, 2 ध्रुवीय सत्ता कहने का मतलब है कि अमेरिका और सोवियत रूस, 2 ये ध्रुवीय सत्ता था जो 1991 में ये जो है इसकी समाप्त हो गया था शीत युद्ध के बाद, और एक ध्रुवीय सत्ता फिर सामने अमेरिका का वर्चस्व बढ़ा था। तो संसार में जो 2 ध्रुवीय सत्ता की मुक्ति के साथ ही 2 संघों की स्थापना हुई, पहली यूरोपीय संघ और दूसरी दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन जिसको आसियान कहा जाता है। तो इन देशों की बढ़ती शक्ति को अमेरिका वर्चस्व की चुनौती देने वाले वैकल्पिक केंद्रों के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि इसी ने, दोनों शक्ति ने ही जो उभर करके सामने आया आसियान और
यूरोपीय संघ और दूसरी जो दक्षिण पूर्व राष्ट्रों का संगठन था आसियान, तो इन्होंने ही वैकल्पिक केंद्र के रूप में उभर करके सामने आया अमेरिका वर्चस्व को चुनौती देने के लिए। तो यूरोपीय संघ का आर्थिक, राजनीतिक तथा सैनिक प्रभाव जबरदस्त रहा। 2005 में इसे विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में देखा गया है। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था 2005 में देखा गया है। यूरोपीय संघ के दो देश फ्रांस तथा ब्रिटेन, जो यूरोपीय संघ के जो दो देश हैं फ्रांस और ब्रिटेन, सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य है। ऐसे तो सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य हैं, जिसको अभी बताया, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, चीन। तो ये जो अस्थायी सदस्य हैं और अस्थायी सदस्य 10, जिसमें भारत क्या है, अस्थायी सदस्य है सुरक्षा परिषद का। तो यूरोपीय संघ के दो देश फ्रांस तथा ब्रिटेन सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य है तथा इसके पास बड़ी मात्रा में परमाणु हथियार है। तो अंतरिक्ष विज्ञान और संचार प्रौद्योगिकी के मामले में यूरोपीय संघ का दुनिया में दूसरा स्थान है। तो आसियान के संस्थापकों जैसे इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, जो ये सब आसियान के संस्थापक थे, तो इन्होंने 1967 में बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया और आसियान की स्थापना किया था। तो आसियान के आर्थिक समुदाय का प्रमुख उद्देश्य था आसियान देशों को साझा बाजार तथा सामाजिक आर्थिक विकास की मदद करना। भाई आसियान तो कुछ इसका प्रमुख उद्देश्य ही रहा होगा ना, इसलिए तो इसको स्थापना किया गया होगा। तो इसका मुख्य उद्देश्य था साझा बाजार तथा सामाजिक आर्थिक विकास की मदद करना, इसीलिए इसको स्थापना किया गया था। तो इन देशों ने टकराव सहित और सहयोगात्मक मेल मिलाप के उदाहरण पेश किए, जिसे आसियान की शैली कहा गया। जो सहयोग दिया गया, जो मेल मिलाप का जो उदाहरण पेश किया, तो इसी को ही आसियान शैली, आसियान द्वारा जो सहयोग दिया गया, मेल मिलाप का जो उदाहरण पेश किया गया, इसी को आसियान शैली कहा गया। विजन दस्तावेज 2020 में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान की एक बहुमुखी भूमिका को प्रमुखता दी गई। चीन के शॉक थेरेपी के बजाय अपनी अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से शुरू किया। 1978 में चीन ने आर्थिक सुधारों और खुले द्वार की नीति की घोषणा की। सेज के निर्माण से विदेशी व्यापार की बढ़ोतरी हुई और भारत व चीन के बीच 1962 में अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाके व लद्दाख के अक्साई चीन क्षेत्रों को लेकर युद्ध हुआ। जो अभी भी अक्साई, जो लद्दाख में अभी भी तनाव जो चल रहा है चीन और भारत के बीच, तो 1962 में भी अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों व लद्दाख के अक्साई चीन क्षेत्रों को लेकर युद्ध हुआ था। 1976 तक दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंध समाप्त रहे। दिसंबर 1988 में राजीव गांधी के जब चीनी दौरा हुआ, चीनी दौरे के बाद से टकराव टालने के प्रयास बढ़े और हाल के वर्षों में भारत चीन ने अपने विवादों को अलग रखते हुए पारस्परिक आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा दिया। लेकिन अभी जब वर्तमान में देखा जाए, वर्तमान को अगर हम देखें, तो अभी भारत और चीन के बीच विवाद बना हुआ है, दोनों के बीच तनाव बना हुआ है लद्दाख को लेकर के। तो जापान ने दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात बड़ी तेजी से प्रगति की। जापान अर्थव्यवस्था की दृष्टि से विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट पॉइंट है कि यूरोपीय संघ के गठन के उद्देश्य क्या था, किस उद्देश्य से यूरोपीय संघ का गठन किया गया था। कोई तो उद्देश्य रहा होगा ना, तभी तो यूरोपीय संघ का गठन किया गया था। तो इसका उद्देश्य को जानते हैं कि क्या उद्देश्य था। तो उद्देश्य में पहला है कि एक समान विदेश व सुरक्षा नीति, विदेश और सुरक्षा नीति एक समान हो। दूसरा है आंतरिक मामलों तथा न्याय से जुड़े मामलों पर सहयोग, एक दूसरे का सहयोग देने के लिए इसको यूरोपीय संघ का गठन किया गया। तीसरा एक समान मुद्रा का चलन हो और चौथा वीजा मुक्त आवागमन। तो इसीलिए यूरोपीय संघ के गठन किया गया था। इसका उद्देश्य ही था एक समान विदेश व सुरक्षा नीति, आंतरिक मामलों तथा न्याय से जुड़े मामलों पर सहयोग किया जाए, एक समान मुद्रा का चलन हो, वीजा मुक्त आवागमन हो। अब देखते हैं कि उद्देश्यों की क्या प्राप्ति हुई, उद्देश्यों की प्राप्ति क्या है। तो यूरोपीय संघ ने आर्थिक सहयोग वाली संस्था से बदलकर राजनीतिक संस्था का रूप ले लिया। आर्थिक जो सहयोग वाली जो संस्था थी वो राजनीतिक ले लिया। पूर्व यूरोपीय संघ एक विशाल राष्ट्र राज्य की तरह कार्य करने लगा है। इसका अपना झंडा, गान, स्थापना दिवस और अपनी एक मुद्रा है।
अन्य देशों से संबंधों के मामले में इसने काफ़ी हद तक साझी विदेश और सुरक्षा नीति बना ली है। यूरोपीय संघ का झंडा 12 सोने के सितारों के घेरे के रूप में वहाँ के लोगों की पूर्णता, समग्रता, एकता और मेल मिलाप का प्रतीक है। यूरोपीय संघ का झंडा 12 सोने के सितारे के घेरे के रूप में है, जो लोगों की पूर्णता, समग्रता, एकता और मेल मिलाप का प्रतीक है। नेक्स्ट पॉइंट को हम देखते हैं। यूरोपीय संघ को ताकतवर बनाने वाले कारक या विशेषताएं क्या है? तो हम लोग यूरोपीय संघ का जो कारक ताकतवर बना है उसके बारे में जाना है। जो विशेषता था ताकतवर बनाने का उसके बारे में जानते हैं। तो यूरोपीय संघ का जो ताकतवर बनाने वाली विशेषता या कारक है वह है कि 2005 में यह दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी और इसका सकल घरेलू उत्पाद अमेरिका से भी ज़्यादा था। यूरोपीय संघ की जो ताकत थी, तो उसमें जो कारक है या विशेषता है, तो 2005 में यह दुनिया की सबसे बड़ी यूरोपीय संघ की अर्थव्यवस्था थी और इसका जो सकल घरेलू उत्पाद जिसको जीडीपी कहते हैं अमेरिका से भी बहुत ज़्यादा था। तो इसकी मुद्रा यूरो अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व के लिए खतरा बन गई। विश्व व्यापार में इसकी जो अमेरिका का वर्चस्व बढ़ा हुआ था, तो उसके लिए यूरोपीय संघ उसके लिए खतरा बन गया, क्योंकि इसकी अर्थव्यवस्था अमेरिका से भी ज़्यादा था। 2005 में विश्व व्यापार में इसकी हिस्सेदारी अमेरिका से 3 गुना ज़्यादा है। इसकी आर्थिक शक्ति का प्रभाव यूरोप, एशिया और अफ्रीका के देशों पर है। यह विश्व व्यापार संगठन के अंदर एक महत्वपूर्ण समूह के रूप में कार्य करता है। इसके 2 सदस्य देश ब्रिटेन और फ्रांस सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं। इसके चलते यूरोपीय संघ अमेरिका समेत सभी राष्ट्रों की नीतियों का प्रभावित करता है। यूरोपीय संघ के 2 देश ब्रिटेन, फ्रांस परमाणु शक्ति संपन्न है, पूरी तरह से संपन्न देश दोनों परमाणु शक्ति से। ब्रिटेन और फ्रांस जो अमेरिकी संघ के 2 अस्थायी देश हैं, अस्थायी सदस्य हैं। तो अधिराष्ट्रीय संगठन के तौर पर यूरोपीय संघ आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक मामलों में दखल देने में सक्षम है। तो ये था यूरोपीय संघ के ताकतवर बनाने के कारक और विशेषता। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि यूरोपीय संघ की कमजोरियां क्या रही। क्या है कमजोरी यूरोपीय संघ की? तो इसके सदस्य देशों की अपनी विदेश और रक्षा नीति है, जो एक बार दूसरे के खिलाफ भी होती है। जैसे इराक पर हमले के मामले में यूरोप के कुछ हिस्सों में यूरो मुद्रा को लागू करने को लेकर नाराजगी है। ये बहुत बड़ी कमजोरी है। तीसरा कमजोरी है कि डेनमार्क और स्वीडन ने मास्ट्रिट्स की जो संधि हुई थी, तो मास्ट्रिट्स संधि और साझी यूरोपीय मुद्रा यूरो को मनाने का विरोध किया था। मास्ट्रिट्स संधि जो यूरोपीय संघ की संधि थी, जो 7 फरवरी 1992 में की गई थी। तो ये मास्ट्रिट्स संधि और साझी यूरोपीय मुद्रा यूरो को मनाने का विरोध किया गया। यूरोपीय संघ के कई सदस्य देश अमेरिकी गठबंधन में थे और ब्रिटेन जो एक कमजोरी का कारण है, ब्रिटेन यूरोपीय संघ से जून 2016 में एक जनमत संग्रह के द्वारा अलग हो गया है। तो ये भी यूरोपीय संघ की कमजोरियां हैं। नेक्स्ट पॉइंट को हम देखते हैं। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन जिसको आसियान कहा जाता है, तो उसको जानते हैं। तो अगस्त 1967 में इस क्षेत्र के 5 देश जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड ने बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके आसियान की स्थापना की थी। तो इसी को दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन कहा जाता है। तो आसियान का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य क्या था संगठन करने का आसियान का? तो इसका उद्देश्य था सदस्य देशों के आर्थिक विकास को तेज करना, इसके द्वारा सामाजिक और सांस्कृतिक विकास हासिल करना। इसीलिए इसको संगठन किया गया, स्थापित किया गया था। और कानून के शासन और संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमों का पालन करके क्षेत्रीय शांति और अस्तित्व को बढ़ावा देना, तो इसका मुख्य कार्य था। अब है आसियान शैली। आसियान शैली क्या थी? तो अनौपचारिक, टकराव रहित और सहयोगात्मक मेल मिलाप का नया उदाहरण पेश करके आसियान ने काफ़ी जस कमाया है और आसियान, इसी को आसियान शैली कहा गया है। यानी आसियान के द्वारा जो अनौपचारिक और टकराव रहित और सहयोगात्मक मेल मिलाप का जो उदाहरण पेश किया गया आसियान के द्वारा, तो उसी को आसियान शैली के नाम से जाना जाता है। तो आसियान के प्रमुख स्तंभ क्या है? तो आसियान के
प्रमुख स्तंभ में पहला है आसियान सुरक्षा समुदाय, दूसरा है आसियान आर्थिक समुदाय, तीसरा है सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। तो आसियान सुरक्षा समुदाय जो है क्षेत्रीय विवादों को सैनिक टकराव तक न ले जाने की सहमति पर आधारित है। आसियान आर्थिक समुदाय है, उसका उद्देश्य है कि आसियान देशों का साझा बाजार और उत्पादन आधार तैयार करना तथा वे सामाजिक और आर्थिक विकास में मदद करना। और तीसरा है कि सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय जो था, आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय का उद्देश्य था कि आसियान देशों के बीच जो टकराव थी, तो टकराव की जगह बातचीत और आपसी सहयोग का बढ़ावा दिया जाए। तो ये था आसियान का सामाजिक सांस्कृतिक का प्रमुख स्तंभ। नेक्स्ट पॉइंट है आसियान की उपयोगिता या प्रासंगिकता। तो आसियान की मौजूदा आर्थिक शक्ति खास तौर से भारत और चीन जैसे तेजी से विकसित होने वाले एशियाई देशों के साथ व्यापार और निवेश के मामले में प्रदर्शित होती है। तो आसियान ने निवेश, श्रम और सेवाओं के मामले में मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने पर भी ध्यान दिया है। अमेरिका तथा चीन ने भी मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने में रुचि दिखाई है। 1991 के बाद भारत ने पूर्व की ओर चलो नीति, जो पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा शुरू की गई थी, इस नीति को, तो 1991 में भारत ने पूर्व की ओर नीति को अपनाई थी और भारत ने आसियान के 2 सदस्य देशों सिंगापुर, थाईलैंड के साथ मुक्त व्यापार का समझौता किया था। तो भारत आसियान के साथ भी मुक्त व्यापार संधि करने का प्रयास कर रहा है। आसियान की असली ताकत अपने सदस्य देशों, सहभागी सदस्यों और बाकी गैर क्षेत्रीय संगठनों के बीच निरंतर संवाद और परामर्श करने की नीति में है। यह एशिया का एकमात्र संगठन देश है आसियान, जो एशियाई देशों और विश्व शक्तियों को राजनीतिक और सुरक्षा मामलों पर चर्चा के लिए मंच उपलब्ध कराता है। तो हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने आसियान देशों की यात्रा की तथा विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का समझौता किया है। अब है माओ के नेतृत्व में चीन का विकास। तो 1949 की क्रांति के द्वारा चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना हुई। शुरू में यहाँ साम्यवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया गया था, लेकिन इसके कारण चीन को निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ा। जो समस्या पहला है कि चीन ने समाजवादी मॉडल खड़ा करने के लिए विशाल औद्योगिक अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अपने सारे संसाधन को उद्योग में लगा दिया। दूसरा है कि चीन अपने नागरिकों को रोजगार, स्वास्थ्य सुविधा और सामाजिक कल्याण योजनाओं का लाभ देने के मामले में विकसित देशों से भी आगे निकल गया, लेकिन बढ़ती जनसंख्या विकास में बाधा उत्पन्न कर रही थी। तीसरा है कि कृषि परंपरागत तरीकों पर आधारित होने के कारण वहां के उद्योग की जरूरत को पूरा नहीं कर पा रही थी। तो ये जो तीनों पॉइंट है, पहला, दूसरा, तीसरा, माओ के नेतृत्व में चीन का विकास इस तरह से हुआ था। तो चीन में सुधारों की पहल की गई, वो क्या था पहल? चीन में 1972 में अमेरिका से संबंध बनाकर अपने राजनीतिक आर्थिक एकांतवास को खत्म कर दिया और 1973 में प्रधानमंत्री चौ इन लाई ने कृषि, उद्योग, सेवा और विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आधुनिकीकरण के 4 प्रस्ताव रखे थे। तो 1978 में तत्कालीन नेता, जो उस समय के जो नेता थे, देंग शियाओपिंग ने चीन में आर्थिक सुधार और खुले द्वार की नीति की घोषणा की थी और 1982 में खेती का निजीकरण किया गया था। तो ये था चीन का सुधार। और 1998 में उद्योगों का निजीकरण किया गया। इसके साथ ही चीन में विशेष आर्थिक क्षेत्र, जिसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन CEZ कहा जाता है, को स्थापित किया गया 1989 में। स्पेशल इकोनॉमिक जोन को, उद्योगों को निजीकरण करके। तो चीन 2001 में विश्व व्यापार संगठन में शामिल हो गया और इस तरह दूसरे देशों के लिए अपनी अर्थव्यवस्था खोलने की दिशा में चीन ने एक कदम और आगे बढ़ाया। तो इस प्रकार से चीन ने अपने जो आर्थिक जो सुधारों में पहल किया, चीन के द्वारा पहल किया गया था, बहुत ही चीन के लिए सकारात्मक सिद्ध हुआ। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि चीन सुधारों का नकारात्मक पहलू क्या था। जो चीन में सुधार किया गया था, इसका नकारात्मक पहलू में पहला है कि वहाँ आर्थिक विकास का लाभ समाज के सभी सदस्यों को प्राप्त नहीं हुआ।
जबकि सभी सदस्यों को प्राप्त होना चाहिए था, ऐसा नहीं हुआ। पूंजीवादी तरीकों से अपनाए जाने से बेरोजगारी बढ़ी, बहुत ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ गई। वह महिलाओं के रोजगार और काम करने के हालात संतोषजनक नहीं है। गांव एवं शहर के और तटीय व मुख्य भूमि पर रहने वाले लोगों के बीच आय में अंतर बढ़ा और विकास की गतिविधियों में पर्यावरण को हानि विकास की गतिविधि के कारण पर्यावरण पर ध्यान नहीं दिया गया और काफ़ी हानि पहुंचाई गई पर्यावरण को। चीन में प्रशासनिक और सामाजिक जीवन में भ्रष्टाचार बढ़ा। तो ये थे चीन के सुधारों का नकारात्मक पहलू। अब हम देखते हैं चीन के साथ भारत के संबंध कैसा है विवाद के क्षेत्र में। सबसे पहले देख लेते हैं 1950 में चीन द्वारा तिब्बत को हड़पने तथा भारत चीन सीमा पर बस्तियां बनाने के फैसले से दोनों देशों के संबंध एकदम बिगड़ गए। 1950 में चीन में 1962 में लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश एवं अपने दावों को जबरदस्त स्थापित करने के लिए भारत पर आक्रमण किया। जैसे अभी भी लद्दाख क्षेत्र में चीन ने घुसपैठ किया और जिसमें हमारे भारत के 20 सैनिक मारे गए। तो चीन द्वारा पाकिस्तान की मदद देना, चीन द्वारा हमेशा पाकिस्तान को मदद किया जाता है, जिसके चलते पाकिस्तान भारत में हमेशा घुसपैठ करते रहता है। चीन भारत के परमाणु परीक्षणों का विरोध करता है और बांग्लादेश तथा म्यांमार से चीन के सैनिक संबंध की भारतीय हित के खिलाफ माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद पर प्रतिबंध लगाने वाले प्रस्ताव को पेश किया, लेकिन चीन द्वारा वीटो पावर, जो चीन को वीटो पावर मिला हुआ उसका प्रयोग करने से यह प्रस्ताव निरस्त हो गया। तो भारत ने अजहर मसूद के आतंकवादी घोषित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्ताव पेश किया, जिस पर चीन ने वीटो पावर का प्रयोग कर दिया और इस प्रकार से उस पर प्रस्ताव पेश नहीं हुआ। उस पर जो प्रस्ताव पेश किया गया वो निरस्त हो गया वीटो लगने के कारण। तो चीन की महत्वाकांक्षी योजना वन बेल्ट वन रोड, जो कि पीओके से होती हुई गुजरेगी, उसे भारत को घेरने की रणनीति के तौर पर लिया जा रहा है। तो ये इस तरह से चीन और भारत का संबंध अच्छा नहीं रहा और आज भी अच्छा नहीं है। आज तो भारत और चीन के बीच तनाव अभी भी बना हुआ है। अब है सहयोग का दौर क्षेत्र। तो सहयोग किस रूप में किया गया है, सहयोग का दौर क्षेत्र क्या है? तो 1970 के दशक में चीनी नेतृत्व बदलने से अब वैचारिक जो मुद्दा था तो इसकी जगह व्यवहारिक मुद्दे प्रमुख हो रहे हैं। 1988 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने चीन की यात्रा की, जिसके बाद सीमा विवाद पर यथास्थिति बनाए रखने की पहल की गई। दोनों देशों ने सांस्कृतिक आदान प्रदान, विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में परस्पर सहयोग और व्यापार के लिए सीमा पर 4 पोस्ट खोलने हेतु समझौते किए गए दोनों देशों के द्वारा। और 1999 से द्विपक्षीय व्यापार 30% सालाना की दर से बढ़ रहा है। विदेशों में ऊर्जा सौदा हासिल करने के मामले में भी दोनों देश सहयोग द्वारा हल निकालने पर राजी हुए हैं। वैश्विक धरातल पर भारत और चीन ने विश्व व्यापार संगठन जैसे अन्य अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठनों के संबंध में एक जैसी नीतियां अपनाई है। तो ये था इस चैप्टर के 7 वैकल्पिक केंद्र। तो थैंक यू। वीडियो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।